हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, सामान्य विज्ञान का एक रफ्तार मॉडल पेपर अपन पढ़ने जा रहे हैं। इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, कलेक्शन है। और दोस्तों अगर आप कर रहे हैं वनपाल और पीटीटी की तैयारी तो भैया ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हर भाई हर बहन को सैल्यूट है कि आप अभी भी इस टाइम में अभी अपने धैर्य को सलामत रखते हुए पढ़ रहे हैं ना, उसके लिए आप सभी को बहुत सारा सैल्यूट। आइए दोस्तों, ये वो प्रश्न है, संभावित प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न ये पूछा जा रहा है आपसे, इंसुलिन की खोज जो है ये किसने की थी? क्या पूछा जा रहा है? इंसुलिन की खोज जो है ये किसने की थी? बेंटिंग ने या डोमेक ने या रोनाल्ड रॉस ने या फिर हार्वे ने? तो भैया ए ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, बेंटिंग ने की थी। बोले सर बेंटिंग ने की थी क्या? हाँ जी, बेंटिंग ने दोस्तों की थी। 1921 के आसपास इसकी खोज की थी, इंसुलिन की खोज। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि भाई इसका पहला टीका जो लगाया गया था ना, इंसुलिन का पहला टीका, वो कब लगाया गया? तो भैया ये कनाडा में लगाया गया था। कहाँ पे लगाया गया था? कनाडा में लगाया गया था। 1922 ईस्वी में लगाया गया था। ठीक है, ध्यान रखना, 1922 ईस्वी में लगाया गया था। ओके सर, अगला प्रश्न है, आंसू में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? ये आपको बताना है। आंसू में कौन सा पदार्थ जो है घुला रहता? प्यारे साथियों, सामान्य नमक होगा, समुद्र होगा, या स्टार्च होगा, या फिर ग्लूकोज होगा? आंसू में जो है ना अपने कौन सा नमक घुला रहता है? तो भैया ए ऑप्शन हो जाएगा, सामान्य नमक हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन है और लॉक भी कीजिएगा। और अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे नंबर 3 में यूँ पूछा जा रहा है कि भाई लोहे पर जंग जो रस्ट लगती है ना, डस्ट जो लगता, देखिए रस्ट सॉरी, लोहे पर जो जंग लगती है ना, वो दोस्तों फेरिक ऑक्साइड से लगती है या फिर जल योजित फेरस और फेरिक ऑक्साइड से, क्षारीय फेरस और फेरिक कार्बोनेट से, उपरोक्त सभी के कारण से। तो प्यारे साथियों, कहीं ना कहीं जो है सभी का मिश्रण होता है, फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा, इसमें भी है, इसमें भी है, सारी फेरस और फेरिक कार्बोनेट उपरोक्त सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन को आप सभी लॉक करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि सर वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, तो भैया वो किस प्रकार से वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है? कैसे? ऊष्मा उपचार से, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा, या एंजाइमों के द्वारा? तो प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण के द्वारा जो है ये किया जाता है। ठीक है, और वनस्पति घी का अपने यहाँ पे कारखाना कहाँ पे आप सभी को पता है ना? वनस्पति घी का पहला कारखाना अपने भीलवाड़ा में स्थित है, राजस्थान में। कहाँ पर है? बोले सर भीलवाड़ा में। जी बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? प्यारे साथियों, इनमें से मिश्र धातु कौन सी है ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है और आपसे गुजारिश है कि भैया आप लॉक कीजिएगा क्वेश्चन को। चाहे आज की क्लास को लाइक करो या फिर आप पहली बार हो चैनल पर, सब्सक्राइब करो या ना करो, ये मैटर नहीं करता। अब आपको क्लासेस जो है दोस्तों रेगुलर मिलनी चाहिए किसी भी सूरत में, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो भैया राइट आंसर हो जाएगा स्टील। स्टील जो है ना मिश्र धातु। आप कहेंगे सर इसमें किसका जो है तत्व है? तो भैया इसमें लोहे का है, कार्बन का है, कुछ अन्य तत्वों का भी इसमें जो है संग्रह है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है नंबर 6 पे। नंबर 6 में यूँ पूछा जा रहा है आपसे कि भाई जो अपना निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस, फ्यूल गैस नहीं है? इनमें से फ्यूल गैस कौन सी नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। भाप अंगार गैस होगा, या फिर अपना प्रोड्यूसर गैस होगा, या हास्य गैस होगा, या फिर अपना मार्च गैस होगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? तो भाप अंगार ईंधन है, प्रोड्यूसर ईंधन है, मार्च भी ईंधन है, हास्य गैस नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये कैसी है? एक रंगहीन गैस है प्यारे साथियों, रंगहीन, और ये एक प्रकार की गैर ज्वलनशील गैस है भैया। नंबर 7 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो भैया राइट आंसर हो जाएगा अपना सोडियम। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा, सोडियम हो जाएगा। ठीक है, और जो अपनी ये क्षारीय मिट्टी होती है ना, क्षारीय मिट्टी, क्षारीय मतलब
लवणीय मिट्टी है ना, उसमें सोडियम कार्बोनेट उपस्थित रहता है हमेशा दोस्तों, ये चीज़ भी आपको ध्यान होनी चाहिए। और जो समुद्र का पानी होता है ना, उसमें जो घुले यौगिक होते हैं ना, इसकी मात्रा क्या होती है, उसमें 80% मात्रा होती है इसके। चलो साहब, अगला प्रश्न नंबर 8 क्या पूछा जा रहा है, ज़रा ध्यान दियो तो। 8 में यूँ पूछा जा रहा है कि फेदम जो है ना, ये क्या है। देखिए ज़रा ध्यान देना, फेदम जो है ये क्या है। एक मछली होती है फेदम? नहीं साहब। एक पौधे का नाम है क्या? नहीं। एक बर्तन को कहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। फेदम जो है ना, ये एक माप है दोस्तों, ठीक है। और ये माप कैसा है, ये फेदम जो होता है ये समुद्र को मापने, मतलब जो सागरीय कह लो या फिर समुद्र की गहराई को मापने के लिए फेदम का प्रयोग किया जाता है। और ये क्वेश्चन आई थिंक पीटीटी एग्ज़ाम, पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया था। एक फेदम में जो है ना प्यारे साथियों, एक फेदम में 6 फीट होता है, ठीक है। एक फेदम में 6 फीट होती है इसकी, है जो इस प्रकार से मापी जाती है लंबाई। अच्छा, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भाई रिएक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग तो होता है या फिर प्रयोग होता है। रिएक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? तो भूकंप की तीव्रता, वायु की तीव्रता, या फिर अपने समुद्र की गहराई, या शरीर का माप। तो प्यारे साथियों, समुद्र की गहराई अपन ने देख लिया, फेदम काम आएगा, ठीक है। और भूकंप की तीव्रता यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है। और ये विकसित हुआ था अपने 1930 के दशक में, ठीक है। विकसित कौन से दशक में हुआ था? 1930 के दशक में हुआ था भैया। अगला प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है। 10 नंबर क्वेश्चन में यूँ पूछा जा रहा है आपसे कि भाई डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। डायनामाइट के आविष्कारक जो है ना, वो कौन है? और दोस्तों डायनामाइट है क्या? ये एक विस्फोट है, ठीक है, विस्फोटक है। तो इसका आविष्कार किया था अपने अल्फ्रेड नोबेल ने ना। किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने इसका आविष्कार किया था प्यारे साथियों। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन। नंबर 11 क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना, ये प्राप्त किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिप्सम से, या यूरिया से, या फिर कार्बन से। तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर होगा जिप्सम से। जिप्सम से क्या प्राप्त किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब आप कहेंगे सर राजस्थान में जिप्सम सर्वाधिक होता है, तो ये इंडिया में कितने नंबर पे? भैया इंडिया में ये फर्स्ट नंबर पे आता है अपना राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक देखिए बीकानेर में होता है, नागौर में भी होता है ये, और अपने जैसलमेर में भी, और हनुमानगढ़ में भी, और गंगानगर में भी ये जिप्सम अधिक रूप में पाया जाता है। तो राजस्थान में भारत का लगभग 90% केवल राजस्थान उत्पादन करके देता है इसका, ठीक है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन होगा उसका, ठीक है ना। नंबर 12 क्वेश्चन है कि भी चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो भाई कैथोड नहीं होगा, गामा भी नहीं होगा, एक्सरे भी नहीं होगा, लेज़र किरणें हो जाएगा। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेज़र किरणें हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ध्यान रखो बस। अगला प्रश्न नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए राडार जो होता है, राडार में किस प्रकार की तरंगें होती है? किसमें? राडार में किस प्रकार की तरंगें होती है भैया, ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है। तो दोस्तों विद्युत तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें होगा, या ध्वनि तरंगें, या फिर उपरोक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो अपना राइट आंसर अगर आप चाहते हैं 2 नंबर अपने एग्जाम में, तो भैया ये विद्युत चुंबकीय तरंगें हो जाएगा। और ये चुंबकीय तरंगें है ना, ये फोटोन की बनी होती है। किसकी? फोटोन की बनी होती है प्यारे साथियों, फोटोन की बनी होती है। अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा, मेरा यही कहना है कि नहीं। चलो नंबर 14 में क्या पूछा जा रहा है, ज़रा ध्यान दियो कि आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है। जो हमें कभी कभी आकाश जो है नीला दिखाई दिखाई देता है नीला, तो इसका मुख्य कारण क्या है? सूर्य की रोशनी नीली होती है, या प्रकाश अपवर्तन, या प्रकाश परावर्तन, या फिर वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन होता है। तो रियली बताएं तो राइट आंसर एक्चुअल में आपका यही हो जाएगा, डी ऑप्शन। वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा जो सौर किरणों का प्रकीर्णन हो जाएगा, डी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 15 भी आपके स्क्रीन पे, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा, क्या हो जाएगा? तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है, तो उसका पिच जो है वो क्या हो जाता है? दोस्तों देखिए, तेज़ गति से आता हुआ वाहन अगर हॉर्न बजाता है, और तो उसका जो पिच होता है ना, वो अधिक सुनाई देता है। सही है ना? बिल्कुल, उसका जो है अधिक सुनाई देता है। राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है साहब।
सूती और ऊनी, देखिए ज़रा ध्यान देना, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शूकर किया जा सकता है, या फिर जलाकर, या NaOH से क्रिया करा के, या फिर HSO से क्रिया करा के। दोस्तों सूती और ऊनी रेशों में अंतर प्राप्त जलाकर किया जा सकता है भैया, शूकर नहीं, जितना जलाकर परिणाम मिलेगा वो उतना नहीं, है ना। सूती वस्त्र जैसे कि मैंने आपको बताया नाइलॉन वगैरह है, ठीक है, और रेयन है, एक्रिलिक वगैरह है। और ऊनी में क्या क्या आता है? ऊनी में भैया प्राकृतिक रेशे वगैरह आ ही जाते हैं। अगला प्रश्न है, बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाएगा, ये बता दीजिएगा। राइट आंसर, बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक जो होगा ना वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, या फिर शून्य हो जाएगा? तो बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा भैया, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। बाकी जो है आगे बढ़ते हैं, आइए। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी, आज से 4 महीने पहले भी करवा चुका हूँ कि भाई गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं, क्योंकि ऊष्मा के अवशोषक होते हैं ये, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाए गर्मी के अवशोषक होते हैं, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। मतलब कि गर्मियों में सफ़ेद, या फिर हम कह सकते हैं हल्के रंग के कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि वो उस समय के अनुकूल होते हैं, ठीक है। तो भाई ध्यान रखियो, अगर नहीं भी पहन रहे ना तो अब तो पहनने ही पहने हैं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कथन गलत कौन सा है? इनमें से एक कथन जो गलत है वो कौन सा कथन गलत है? देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों एक बार इसको है ना इग्नोर करिए आप इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन सही बना ही नहीं है। नंबर 20 क्वेश्चन को देखिए, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? दोस्तों ये बताना है, वैसे होता है अधिक, क्या इसी में होता है? संतरे में कौन सा विटामिन होता है, D, A, C या B? अब आप कहेंगे सर संतरे में विटामिन C होता है, और विटामिन C के दोस्तों स्रोतों की बात करें, खट्टे पदार्थ हो गए, है ना, सारे के सारे खट्टे पदार्थ हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपको यहीं पे बात कर लूँ कि भाई इस विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों एस्कॉर्बिक जो है एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। ये है जो विटामिन C का रासायनिक नाम है प्यारे साथियों। अब इसकी कमी से होने वाला रोग दोस्तों कौन सा? स्कर्वी है ना, हाँ स्कर्वी है, मतलब जैसे मसूड़े फूलना वगैरह है, ठीक है। और इसमें जो खट्टे पदार्थ मैंने आपको बताया, संतरा, नींबू, नारंगी, या जो भी है मिर्ची वगैरह है, ये भी आती है इसमें। देखिए दोस्तों नंबर 21 में यूँ पूछा जा रहा है आपसे कि भाई चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें किसकी सहायता प्राप्त होती है? अल्ट्रासोनिक वेव की सहायता प्राप्त होती है। मतलब कि बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर की, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त होती है? देखिए एल्यूमिनियम जो है ना, ये हमें कौन से खनिज से प्राप्त होती है? बॉक्साइट से, या फिर थोरियम से, या फिर एंथ्रासाइट से, या फिर मोनानाइट से। तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा बॉक्साइट से। क्या हो जाएगा? बॉक्साइट हो जाएगा सही उत्तर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और सी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। अच्छा, साथ ही साथ बात करें, ये जो बॉक्साइट है ना, ये किस प्रकार के चट्टानों से प्राप्त किया जाता है? लेटराइट नामक चट्टानों से ये प्राप्त किया जाता है बॉक्साइट, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। और बॉक्साइट जो है ना, बॉक्साइट के लिए अपना ओडिशा जो राज्य है ना, ये पहले स्थान पर है, और ध्यान रखना बॉक्साइट का उत्पादन सर्वाधिक ओडिशा में होता है। अगला प्रश्न नंबर 23 है। 23 में यूँ पूछा जा रहा है, जीवित चीज़ों पर मुद्रा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के? ये मृदा के प्रभाव का अध्ययन है ना, जीवित चीज़ों पर मृदा होगा यहाँ पे, ठीक है। मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आसान है ये तो आसान ही है दोस्तों। एंड्रोलॉजी होगा, या फिर एडाफोलॉजी, या फिर एग्रोबायोलॉजी, या फिर डेस्मोलॉजी। तो सही उत्तर होगा एडाफोलॉजी, है ना। बी ऑप्शन है जो इसमें भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें भी आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूँ, जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है? देखिए जल में जो स्थायी कठोरता होती है उसका कारण क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, या जिंक क्लोराइड है, या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट है? तो भाई इसमें भी आपका सही बताऊं तो बी ऑप्शन ही होगा। अब आप ये ना जाइए, ऑप्शन पे ना जाइए, यहाँ पे भले ही कोई सा भी ऑप्शन हो, हमारा राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। और कैल्शियम क्लोराइड जो होता है ना, ये एक
अकार्बनिक यौगिक होता है, आपको मैं बता दूं अकार्बनिक यौगिक होता है दोस्तों, ध्यान रखना। नंबर 25 क्वेश्चन है, कैलोरी की मापन इकाई जो है ना वो कौन सी है। देखिए जल्दी से बताइए, कैलोरी की जो मापन इकाई कहलाती है वो ऊष्मा या फिर ठोस या तरल ध्वनि। आसान है, आसान ही तो है। कैलोरी जो है ऊर्जा की एक यूनिट होती है दोस्तों, कैलोरी किसकी, ऊर्जा की यूनिट होती है, और मापन इकाई ऊष्मा की हो जाएगी। ए ऑप्शन को सही करेंगे हम सभी, ठीक है। और 1000 कैलोरी में आपसे प्रश्न किया जाए कितने किलो कैलोरी होते हैं, किलो कैलोरी होते हैं, तो भैया 1 किलो कैलोरी होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। नंबर 26 क्वेश्चन है, सूर्योदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। सूर्य उदय होते समय और डूबते समय जो है लाल क्यों दिखाई देता है, तो कहीं ना कहीं यह जो राइट आंसर विकिरण होगा या जल वाष्प होगा या धूल के कण होगा या प्रकीर्णन होगा। दोस्तों सूर्य उदय होते समय और डूबते समय जो है ना, इसमें आपका राइट आंसर प्रकीर्णन हो जाएगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसका राइट आंसर प्रकीर्णन ही होगा, ठीक है, डी ऑप्शन से उत्तर हो जाएगा। और प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना, ठीक है, तो ये जो फैलने के कारण जो है एक सामान्य भौतिक क्रिया भी कह सकते हैं इसे। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मतलब कि प्रकाश फैलता है तब है जो सूर्य जो ज़्यादा से ज़्यादा है जो लाल दिखाई देता है, ठीक है। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं क्योंकि ये देखिए कौन से क्रम में, समांतर क्रम में या फिर सीरीज क्रम में या फिर मिश्रित क्रम में या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए जो घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं ना, ये पैरेलल क्रम में जोड़े जाते हैं, मतलब समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन। नंबर 28 क्वेश्चन में है, लोहे में जंग लगना जो है ना, ये एक प्रकार की क्या है, रासायनिक है या फिर भौतिक क्रिया है या फिर सामान्य क्रिया है या फिर इनमें से कोई नहीं। कहीं ना कहीं दोस्तों राइट आंसर इन दोनों में से होगा, आपका क्या हो जाएगा, लोहे में जंग लगना मतलब कि रासायनिक क्रिया होगा, बी ऑप्शन होगा, है ना। तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, मतलब कि पदार्थ की सारभूत प्रकृति में अगर कोई परिवर्तन आता है, ठीक है, या फिर पदार्थ को निर्मित करने वाले अणु की संरचना में भी कुछ परिवर्तन आता है, तो वही स्थायी परिवर्तन जो है हम उसे रासायनिक परिवर्तन के रूप में जान सकते हैं। नंबर 29 क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। दोस्तों विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है ना, ये अपना बल्ब का फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का बना होता है, और टंगस्टन सर्वाधिक अपने राजस्थान में डेगाना में होता है। डेगाना अपना नागौर में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला मतलब कि लास्ट क्वेश्चन आज का, बहुत है इतने तो, बाकी अपन कल पढ़ेंगे दोस्तों। कल तो आपका रहेगा, कल मतलब अपन जीके पढ़ेंगे आज, है ना, कल जीके पढ़ेंगे, आज अपनी साइंस होगी, कल जीके पढ़ेंगे। फिर अपना संडे को हूबहू पेपर आ जाएगा, फिर अपने मंडे को रीजनिंग आ जाएगी, फिर, है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है, तो संवहन हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, संवहन का, कन्वेक्शन का, है ना। तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे सारे भाई बहन, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जिसका आंसर देना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में, ठीक है, दे देंगे ना। आसान सा क्वेश्चन दूंगा मैं, बहुत आसान दूंगा, है ना। ये लो, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा, कब देखा, ये आपको बताना है राइट आंसर। उम्मीद है कि आप इसका जवाब बाहर आके ज़रूर देंगे। और दोस्तों आप में से जो भी भाई बहनें पहली बार है राजस्थान क्लासेस पर, तो भैया लाल बटन का जो सब्सक्राइब का बटन है ना, ये ज़रूर दबाएं, और एक पास में बेल घंटी का बटन है उसको भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन जो कि मिलता रहे। क्योंकि हाँ, यहाँ पे 9 बजे सुबह भी क्लास होती है और रात को भी होती है। और जैसे ही एग्ज़ाम फाइनल हो जाएंगे, एग्ज़ाम की डेट फिक्स हो जाएगी, आपके लिए 4-5 क्लासें लगाई जाएगी, और वो क्लास अंतिम रूप से चयन के रूप में जो अपनी काम आने वाली क्लासेज होगी। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप इसका जवाब बाहर आके कमेंट में ज़रूर देंगे, और लाइक वाइक नहीं किया तो भाई कर लियो, है ना। तो चलिए सभी का एक बार फिर से दिल से धन्यवाद, दिल से आभार, सैल्यूट आप सभी को कि आप इस एक लॉन्ग क्लास के लास्ट तक बने रहे। ऐसा नहीं है, मतलब कि काफ़ी भाई बहनों के लिए फ़िलहाल के टाइम में तो ये भी लॉन्ग ही है ना। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।